नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति और तरंग और ध्वनि। दोस्तों इन तीन टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं। सरल आवर्त गति, तरंग और ध्वनि। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एंगस्ट्रम, बी हर्ट्ज, सी केल्विन, डी डाइन या ई उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। जब कोई कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितनी बार कंपन करती है, जितनी बार कंपन करेगी उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। जब कोई कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगी उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। इसे एच जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है तरंग दैर्ध्य। केल्विन ताप का होता है और डाइन बल का होता है। बल का सीजियस पत्ती में मात्रक क्या होता है? डाइन। और बल का एसआई पत्ती में मात्रक होता है न्यूटन और सीजियस पत्ती में डाइन। ठीक है दोस्तों। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, हो गया सारा क्लियर। चलिए तो इसका आंसर हो गया आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो ऑप्शन ए उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, वेग अधिकतम होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, उसका त्वरण शून्य होता है, उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी मध्यमान स्थिति में हो, मध्यमान स्थिति से गुजरे, तब उसकी वेग अधिकतम होगा। वेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों। बाकी चीजें न्यूनतम हो जाती हैं, अर्थात उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, त्वरण भी शून्य हो जाता है और वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, अधिक हो जाती है। वेग और गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ई प्रयुक्त में एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तब उसका त्वरण अधिकतम हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम हो जाती है और बल अधिकतम होता है और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गतिज ऊर्जा प्लस वेग शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य। बाकी चीजें अधिकतम हो जाती हैं। जब मध्यमान स्थिति में और अंत बिंदु में दो बिंदु से गुजरे तब दोनों में उल्टा हो जाता है। मध्यमान स्थिति में जो होगा ठीक उसका विपरीत हो जाएगा जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तब।
वह उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आवर्त गति मध्यमान स्थिति से गुजर रहा था तब वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम थी, लेकिन अब जब अंत बिंदु से गुजर रहा है तो वेग और गतिज ऊर्जा शून्य हो गई है। ठीक, उसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी परिवर्तन हो गया। मध्यमान स्थिति में था तो बाकी चीज़ें न्यूनतम हो गई थी, शून्य हो गई थी, और अंत बिंदु में है तो ये सारी चीज़ें अधिकतम हो गई हैं। जैसे त्वरण अधिकतम, स्थिति ऊर्जा अधिकतम, उस पर बल लगने वाला बल अधिकतम। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे लाया जाए तो क्या होगा? घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घड़ी का आवर्तकाल कम हो जाएगा, घड़ी का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, या घड़ी का आवर्तकाल पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर बढ़ जाएगा, तल से नीचे जाने पर घट जाएगा, और प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि लोलक घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है। यदि आवर्तकाल को टी मान लिया जाए तो टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंदर एल बाई जी, जहाँ एल क्या है, लंबाई है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। दोस्तों, इस फार्मूला से पता चलता है कि यदि एल यानी लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई यदि घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार टी बराबर क्या था, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यदि जी क्या होगा, जी यदि कमेगा, जी यदि कमता है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जी यदि बढ़ता है तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो क्या होगा। दोस्तों, जब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कम जाता है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, इस फार्मूला के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से जवाब मिल गया आपको कि यदि लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात आंसर ए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ और बातें भी है जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। जैसे यदि लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम हो जाता है। जी का मान क्या होता है, कम होता है। जी का मान कम होने से क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा दोस्तों, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल जो है, लोलक के आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे एक झूला होता है, ठीक है, तो उस पर 2 सीट होती है। एक सीट पे मानिए कोई लड़की बैठी हुई है, उस पर झूला झूल रही है, यदि दूसरे सीट पर कोई और आके बैठ जाए तो उस आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेंगे। क्यों अनंत हो जाएगा, क्योंकि यदि घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ जी, उपग्रह पे जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो अभी आपने देखा कि जी का मान यदि कमता है तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, यदि जी का मान शून्य होगा इसका मतलब आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आवर्तकाल अनंत हो जाएगा तो उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्वनि उदाहरण है
अनुप्रस्थ तरंग का, अनुदैर्घ्य तरंग का, आयांत्रिक तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होता है। आंसर बी। किसका? अनुदैर्घ्य तरंग का। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य में ध लगा हुआ है, ध्वनि में आधा ध लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे इससे कि ध्वनि किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का। उसी तरीके से होता है एक अनुप्रस्थ तरंग, जैसे अनुप्रस्थ तरंग है तो अनुप्रस्थ पे प लगा हुआ है और प्रकाश में भी प लगा हुआ है, तो प्रकाश के साथ उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंग का, और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा है अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों जिस तरंग के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता न पड़े, यदि माध्यम की जरूरत न पड़े तो उसे अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दोनों एक ही है, अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ गए कि अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तो अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग उस तरंग को कहते हैं कि जिस तरंग के संचरण में माध्यम की जरूरत न पड़े उसे अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ध्वनि किसका उदाहरण है? ध्वनि उदाहरण है अनुदैर्घ्य तरंग का। आंसर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण है। यह उदासीन होती है, यह अनुप्रस्थ होती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है, इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया है। उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों अभी आपने देखा विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। ऐसा तरंग जिसके संचरण में किसी माध्यम की जरूरत न पड़े उसे विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। अब इस विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण बताना है कि इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण यह उदासीन भी होता है, यह अनुप्रस्थ भी होती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग भी होती है, इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था। अर्थात चारों सही है। आंसर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में एक से अधिक। ठीक है दोस्तों। और विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, प्रकाश के वेग से गमन करती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यही लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गमन करती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण, गामा किरण, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, गामा किरण। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। और इसमें है अल्फा किरण और बीटा किरण। दोस्तों अल्फा किरण और बीटा किरण या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अल्फा किरण और बीटा किरण क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है दोस्तों। और एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। और गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, क्यों? दोस्तों आपने देखा होगा कि ध्वनि जो है, जो दिन में जो हम बोलते हैं और रात में जो बोलते हैं, तो रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। इसके पीछे कारण क्या है? ध्वनि के परावर्तन, या ध्वनि का अपवर्तन, या ध्वनि का व्यतिकरण, या ध्वनि का विवर्तन, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं।
दोस्तों ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है क्योंकि इसके पीछे कारण है आंसर बी, ध्वनि के अपवर्तन। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि पिंड की चाल पराध्वनिक होती है। ध्वनि पिंड की चाल पराध्वनिक कब होती है? यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो, यदि मैक संख्या 1 से कम हो, यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो, यदि मैक संख्या 5 से कम हो, या उपर्युक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों ध्वनि या पिंड की चाल पराध्वनिक होती है यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो। मैक संख्या 1 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? पराध्वनिक हो जाएगी। और एक होता है अति पराध्वनिक। अति पराध्वनिक यह कब होगा? यह जब होगा जब मैक संख्या 5 से अधिक होगी। 5 से अधिक होने पर ध्वनि अति पराध्वनिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और मैक संख्या 1 से अधिक होने पर ध्वनि पराध्वनिक हो जाएगी। 1 से अधिक होने पर पराध्वनिक और 5 से अधिक होने पर अति पराध्वनिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 430 मीटर प्रति सेकेंड, 432 मीटर प्रति सेकेंड, या उपर्युक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आंसर बी। कितना होती है? 332। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कि रेडियो और टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है? रेडियो और टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है? अवरक्त विकिरण का, एक्स किरण का, दृश्य विकिरण का, लघु रेडियो तरंग का, या उपर्युक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों रेडियो और टेलीविजन में लघु रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लघु रेडियो तरंग का। ठीक है दोस्तों। और दृश्य विकिरण का यूज कहाँ होता है? दृश्य विकिरण को वस्तु को दिखाई देने में यूज होता है। यह दृश्य विकिरण वस्तु जो हमें दिखाई पड़ती है दृश्य विकिरण के कारण ही वस्तु को देखने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों। एक्स किरण, एक्स किरण का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? चिकित्सा में और औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरण का यूज होता है। ठीक है। और अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण का यूज कहाँ होता है? तो अवरक्त विकिरण का यूज फोटोग्राफी में होता है। फोटोग्राफी और सेकाई में होता है। किसमें होता है? रोगियों की सेकाई करने में, रोगी का सेकाई, रोगी का सेकाई करने में और फोटोग्राफी में अवरक्त विकिरण का यूज होता है। ठीक है दोस्तों। तो रेडियो और टेलीविजन किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है? लघु रेडियो तरंग का। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कैथोड किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग। प्रयुक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें से चारों नहीं है, अर्थात आंसर होगा ई, उपर्युक्त में 1 से अधिक। कैथोड किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा किरण भी नहीं है, बीटा किरण भी नहीं है,
ध्वनि तरंग भी नहीं है। इसके अलावा पराश्रव्य तरंग भी, पराश्रव्य पराश्रव्य तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। इसके अलावा कैनाल, एक होता है कैनाल, एक कैनाल किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैनाल किरण, पराश्रव्य तरंग, कैथोड किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और ध्वनि तरंग, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कि श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? ऐसा तरंग, ऐसी ध्वनि का ऐसा तरंग जिसे हम लोग आसानी से सुन सकें, जिसकी आवृत्ति को ऐसा इतना आवृत्ति होनी चाहिए जिससे हम उसकी आवाज़ को, उसकी ध्वनि को सुन सकें। वह कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे, या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या 20 हर्ट्ज से लेकर 25,000 हर्ट्ज तक, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आंसर बी। ठीक है दोस्तों, और 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। अवश्रव्य तरंग कहते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य तरंग कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य। ठीक है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से नीचे अवश्रव्य, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में श्रव्य तरंग, और 20,000 से ऊपर के हर्ट्ज को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग आपने देखा है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को, ऊपर तरंग के 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो इस पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। पराश्रव्य तरंग का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी किया जाता है, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी किया जाता है, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। इसके अलावा गठिया के बीमारी का इलाज करने में भी किया जाता है पराश्रव्य तरंग का उपयोग। इसके अलावा संकेत के रूप में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कल कारखाना में जो कालिक होती है, लगी होती है, उस कालिक को हटाने में भी किया जाता है। कालिक हटाने में किसका? पराश्रव्य तरंग का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 ध्वनि की चाल निर्भर करती है किस पर? माध्यम की प्रत्यवस्था पर, घनत्व पर, आवृत्ति पर, दाब पर, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यवस्था पर निर्भर करती है और घनत्व पर निर्भर करती है। इसके अलावा ताप पर निर्भर करती है, आर्द्रता पर निर्भर करती है। आर्द्रता, ताप, माध्यम की प्रत्यवस्था और घनत्व, इन 4 चीज़ों पर क्या ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, दाब पे भी निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यवस्था पर, घनत्व पर, ताप पर और आर्द्रता पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16
16 है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल को बढ़ते क्रम में सजाए, या ध्वनि की चाल को बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले वायु, जल, पारा या एल्युमिनियम, या वायु, पारा, जल, एल्युमिनियम, या वायु, पारा, एल्युमिनियम, जल, या पारा, वायु, जल, एल्युमिनियम, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। ध्वनि की चाल सबसे कम वायु में होगी, उससे ज़्यादा पारा में होगा, उससे ज़्यादा जल में होगा, और उससे ज़्यादा एल्युमिनियम में होगा। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है। किस में होती है? एल्युमिनियम में। ठीक है दोस्तों, वायु में तो आपने देखा, वायु में कितना होता है? 332। वायु में 332। ठीक है, पारा में कितना होता है? तो पारा में होता है 1450। 1450। ठीक है, और जल में कितना होता है? जल में होता है 1483। और एल्युमिनियम में होता है 6420। 6420। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। आंसर ए। या 16.6 भी रहे ना तो वो भी सही हो जाएगा। 16.6 मीटर या 17 मीटर। ठीक है दोस्तों, दोनों सही है। इसी 16.6 को 17 में लिख दिया है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? या तो 16.6 आंसर रहेगा या 17 रहेगा, दोनों में जो रहेगा वो मार दीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 या लास्ट क्वेश्चन है आज का। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? यदि कोई ध्वनि आप सुनते हैं तो कान पर कितने देर तक उसका प्रभाव रहता है? 10 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक, 1/5 सेकेंड तक, और प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। आंसर बी। कितना? 1/10 सेकेंड। ठीक है, यही था आज का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यही था सरल आवर्त गति, तरंग और ध्वनि। दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कृपया इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। एग्जाम में इसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो कृपया इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।